हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी 10 क्वेश्चंस इंग्लिश से करवाऊंगा और 10 क्वेश्चन जीके का करवाऊंगा तक देखना। और साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा, तो यदि आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि मेरा दिया गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, है ना। आपको करेक्ट चॉइस जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यू नीडंट टेक योर अम्ब्रेला डैश इज़ नॉट रेनिंग। तो यहाँ किस चीज़ का प्रयोग होगा? यहाँ इट का प्रयोग होगा, या देयर का प्रयोग होगा, या दिस का प्रयोग होगा, या आउटसाइड का प्रयोग होगा? तो सेंटेंस का अर्थ क्या है? देखो, सेंटेंस का अर्थ है गाइस कि आपको जो है छाता ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्षा नहीं हो रही है ना। तो यहाँ ऐसे सेंटेंसेस में यदि वर्षा हो रही है, नहीं हो रही है, ऐसे सेंटेंस में हमेशा इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका सेंटेंस बनाओ, आज वर्षा हो रही है, तो आप कैसे बनाते हो? आप बनाते हो इट इज़ रेनिंग टुडे, बनाते हो ना। ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इट इज़ रेनिंग टुडे। ओके, तो यहाँ पर इट का प्रयोग जो है वो सही होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल्स, यानी यहाँ पर हम लोग को करेक्ट आर्टिकल्स है वो फिल करना है। तो सेंटेंस क्या है? टीचर आर लाइक डैश वेदर 1 मिनट दे आर गुड डैश ऑदर दे आर बैड। तो यहाँ दोनों जगह क्या फिल होगा आर्टिकल्स? क्या दोनों जगह ए फिल होगा, या दी ए फिल होगा, या दी फिल होगा, या दी और एन फिल होगा? तो देखो यहाँ पर टीचर का कंपैरिजन किया जा रहा है किसके साथ? वेदर के साथ। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, हमेशा यहाँ डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग होगा दोनों जगह, है ना। अगर एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाए तो वहाँ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग होता है ना। तो दोनों तरफ दी का प्रयोग है, यानी टीचर्स आर लाइक दी वेदर 1 मिनट दे आर गुड द अदर दे आर बैड। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी हमको यहाँ पर एडवर्ब पता करना है, एडवर्ब का आइडेंटिफाई करना है। तो ठीक है, तो इसमें कौन सा एडवर्ब है? तो देखो, सेंटेंसेस है द पुलिसमैन डिडंट रन फास्ट इनफ टू कैच द थिफ। तो यहाँ रन क्या है? रन तो मेरा एडवर्ब है नहीं, ये क्या है? मेरा वर्ब है ना। और कैच, कैच भी नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ थिफ, थिफ भी नहीं होगा। तो यहाँ एडवर्ब क्या होगा मेरा? यानी इनफ होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो एडवर्ब होता क्या है? जो वर्ब की विशेषता बताता हो, है ना। तो यहाँ वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? इनफ बता रहा है ना। तो यहाँ इनफ जो है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, है ना। तो यहाँ अगर मैं पूछूं आपसे एडवर्ब कौन है, तो यहाँ हार्ड जो है वो एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब, वर्ब की विशेषता बता रहा है। आया समझ में? तो यहाँ जो है पुलिस मतलब उतना तेज, उतना काफ़ी तेज मतलब नहीं भाग पाए चोर को पकड़ने के लिए, ये सेंटेंस का अर्थ है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है है ना, हेल्पिंग वर्ब हमको इसमें सेलेक्ट करना है जो करेक्ट होगा। तो सेंटेंस है ही हैड बीन वर्किंग फॉर मोर देन 11 आवर्स, ही डैश बी टायर्ड सच हार्ड वर्क, है ना। तो यहाँ भाई सेंटेंस में बोला क्या गया है? सेंटेंस का आप अर्थ भी समझने का कोशिश किया कीजिए, तभी आपको आसानी से आप इसमें वर्ड्स जो है फिल कर सकते हो, वर्ब फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बोला ये गया है कि वो जो है मतलब 11 घंटा से, मतलब 11 घंटा अधिक से काम कर रहा था। तो वही कर रहा था, तो ही डैश बी टायर्ड आफ्टर सच हार्ड वर्क। तो क्या वो अवश्य थक गया होगा ना, जब ही हैड बीन वर्किंग फॉर मोर देन 11 आवर्स, यानी वो 11 घंटा से अधिक काम कर रहा था। तो अब तो ऐसा कठिन कार्य करने के बाद वो अवश्य थक गया होगा। तो
तो यहाँ शुड का प्रयोग होगा, नहीं होगा। विल का प्रयोग होगा, नहीं होगा। हैज़ का प्रयोग होगा, नहीं होगा। ए यानी मस्ट का प्रयोग यहाँ पर होगा, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। वो एप्रोप्रिएट होगा, तो देखते हैं। सेंटेंस है द पुलिस कार चेस्ड द रोबर्स डैश द स्ट्रीट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, इन का प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा, अक्रॉस का प्रयोग होगा या थ्रो का प्रयोग होगा। तो यहाँ एक चीज मुझे बताओ, रोड से होते हुए चोर का पीछा किया जा रहा है ना। सेंटेंस का अर्थ तो यही है ना, रोड से होते हुए भाई चोर का पीछा कर रही है पुलिस। तो यहाँ क्या इसका प्रयोग होगा, यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो मेरा क्या होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो थ्रो होगा, है ना, थ्रो। यानी ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम फ्रेजेस से। तो हमको आइडेंटिफाई करना है द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेजेस। तो क्या है, ए फूल पैराडाइज। तो इस इडियम फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, परेशानियों को अनदेखा कर खुश होना। तो क्या होगा अब इसका, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए किंग ऑफ फूल्स, तो ये तो होगा नहीं। बात क्या हुआ है, देखो सेंटेंस का मतलब क्या था, ए फूल पैराडाइज। इसका मतलब था कि परेशानियों को अनदेखा करके भी जब व्यक्ति खुश होता है ना, तो उसी को बोलते हैं ए फूल पैराडाइज। तो ये तो होगा नहीं। ए प्लेस वेयर फूल लिप्स, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन है ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स हो। जी हाँ, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड एनालिसिस। तो एनालिसिस का जो प्लूरल वर्ड होगा वो क्या होगा, तो हमेशा याद रखना, एनालिसिस का जो प्लूरल होता है वो होता है ANALISES। यानी यहाँ पर आई हटाकर ES लगा देने से ये प्लूरल हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 नंबर है फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर अट्रैक्ट का मतलब जो एडजेक्टिव होगा वो होगा गाइज आपका अट्रैक्टिव। यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं, जैसे राम इज़ गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ एडजेक्टिव जो है वो गुड है, और ये गुड किसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है ना। तो एडजेक्टिव क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन का यहाँ पर प्रयोग करना है, कौन सा कंजंक्शन राइट होगा। तो आई विल टेक्स्ट यू डैश आई हैव अराइव्ड इन टोरंटो, है ना। तो यहाँ पर मैसेज कर दूंगा जब मैं मतलब इस टोरंटो पे पहुँचूंगा, तो है ना। तो कब मैसेज करके वो बोलेगा, जब पहुँचेगा, है ना। वो टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा, कब करेगा, जब आई हैव अराइव्ड इन टोरंटो। तो यहाँ क्या आफ्टर का यूज होगा, नहीं। बट का प्रयोग होगा, नहीं। ऐसा सेंटेंस में तो नहीं लगता। देन का प्रयोग होगा, नहीं। यहाँ पर वैन का प्रयोग होगा, है ना, क्योंकि सेंटेंस के अर्थ से ही पता चल जा रहा है कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, जब मैं इस स्थान पर टोरंटो पहुँचूंगा तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो वैन जो है वो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ वैन कंजंक्शन का प्रयोग उचित होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट जो पार्ट है यानी एरर मतलब हमको बताना है। तो फर्स्ट है सी वेंट टू द मार्केट फॉर बाई सम वेजिटेबल या नो एरर। तो यहाँ जो एरर है वो है ऑप्शन सी में। अब ऑप्शन सी में एरर कैसे है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर फोर प्लस वर्ब फोर का प्रयोग होगा, यानी फोर बाइंग सम वेजिटेबल होगा, फॉर बाइंग सम वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा।
ओके गाइज, अब हम लोग देखेंगे जीके का क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके। ओके, तो जीके स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो क्वेश्चन है, वाईफाई का अर्थ क्या है। तो वाईफाई का अर्थ क्या है आप लोग को पता है? तो देखो ऑप्शन है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फैसिलिटी, वायरलेस फैमिलियर या वायरलेस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो वायरलेस फिडिलिटी होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक अल्फा कण होगा। बताओ इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक अल्फा कण होगा, या एक न्यूट्रॉन होगा, या एक प्रोटॉन होगा, या एक बीटा कण होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक प्रोटॉन होगा, है ना। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ और भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे परमाणु की खोज किसने की, तो किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी परमाणु की खोज, याद रखना। ओके, और परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है। ओके, अब मैं यहाँ से पूछूं आपसे, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो किसने की थी? जे थॉमसन ने, है ना, याद रहेगा। और न्यूटन की खोज तो चैडविक जी ने, ठीक है, चैडविक। और प्रोटीन की खोज, तो प्रोटीन की खोज आपको मतलब दो ही पता होगा, दो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोटीन की खोज। तो ऑप्शन में किसी एक ही का पूछेगा, या तो गोल्डस्टीन दिया रहेगा या रदरफोर्ड दिया रहेगा, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। कोई सा भी ऑप्शन में रह सकता है, एक ही रहेगा कोई, तो वो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1950 से 51 ईस्वी में, या 1967 से 68 ईस्वी में, या 1970 से 71 ईस्वी में, या 1974 से 75 ईस्वी में। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1967 से 1968 में, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो किसको जानते हैं? MS स्वामीनाथन जी को, MS स्वामीनाथन जी को, ये आप लोग याद कर लेना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा है उसका जो सभापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग को पता है, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से कुछ हम लोग और भी जान लेते हैं। अगर मैं पूछूँ राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है? 6 साल का, है ना। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, इसको भी याद कर लेना। ओके, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर ये आप लोग याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के पहले सभापति थे कौन थे? तो कौन थे? एस राधा कृष्णन, ठीक है। एस राधा कृष्णन जो थे वो क्या थे? राज्यसभा के पहले सभापति थे। चलिए, अच्छा यहाँ से अब राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। तो इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो 5 साल का होता है, इसको भी याद कर लेना। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितने वर्ष होनी चाहिए गाइस? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ऐसे क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लैगून झील यानी चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो क्या पश्चिम बंगाल में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, या तमिलनाडु में?
तो जो लैगून झील है यानी चिल्का झील है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से उड़ीसा की मैं राजधानी पूछूँ तो क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। आप सभी को पता होगा, है ना गाइस। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या होगा, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ओके। और अगर आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी, इसकी 2 राजधानी है, अमरावती और हैदराबाद। ये भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है। और तमिलनाडु की राजधानी तो इसकी चेन्नई है, आप सभी को पता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नॉर्वे को, जापान को, चीन को या भारत को? तो उगते सूर्य की भूमि का देश हम लोग जापान को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मध्य रात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित हैं? क्या वो समताप मंडल में स्थित या बहिर्मंडल में स्थित है? तो गाइज संचार मंडल है वो आयन मंडल में उपस्थित है, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इन सब के बारे में भी जान लेते हैं, यानी सप्ताह मंडल में क्या होता है। तो सप्ताह मंडल में वायुयान का उड़ना होता है, यानी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वायुयान का उड़ना किस मंडल से संबंधित है, तो आपका समताप होगा। ओके। और अगर रहे आंधी और वर्षा का आना, ये किस मंडल से संबंधित है? तो ये क्षोभ मंडल से संबंधित है। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा भी गया है कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी होती है? तो वो भी क्षोभ मंडल ही होती है, यानी वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल होती है। और देखो बहिर्मंडल में क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस को प्रधानता दी गई है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस को प्रधानता दी गई है, किस मंडल के तहत है? तो ये बाह्य मंडल के तहत है। ओके, तो क्लियर हो गया आपको? बस इतना ही। ऐसा ही क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ लेता है जब ऐसा वायुमंडलीय स्तर के बारे में बात होता है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ए पुर्तगाल, बी हॉलैंड या सी अमेरिका या डी फ्रांस? तो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाल का रहने वाला निवासी था। ठीक है, तो भारत की खोज किसने की थी? तो इसी ने की थी, वास्को डी गामा है ना। ये 20 मई 1948 को केरल के कोझिकोड जिले के काली मतलब तट जो है वहीं पहुंचा था, कालीकट के मतलब तट पे पहुंचा था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा ये जा सकता है कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो कब पहुंचा था? 1948 में। ये भी जो है याद करके रख लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? यानी गौतम बुद्ध जी का मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? क्या लुम्बिनी में हुआ था, सारनाथ में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था या बोधगया में? तो महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था। और अगर पूछे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो लुम्बिनी में हुआ था, ये भी याद रख लेना। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये शाक्य, ये क्षत्रिय के शाक्य वंश से संबंधित थे। और भगवान बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो बोधगया में हुआ था, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो किनके बीच लड़ा गया? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन और चीन, दूसरा ब्रिटेन और भारत, तीसरा भारत और चीन, चौथा ब्रिटेन और जापान। तो अफीम युद्ध है वो हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच। ठीक है, कब से कब तक लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1842 तक। पहला द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1856 से 1860 तक लड़ा गया। तो ये युद्ध लड़ा क्यों गया था? अफीम के व्यापार के लिए मतलब ये युद्ध हुआ था, जिसमें चीन जो है वो बुरी तरह पराजित हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगे ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।